हम लोग 1-to-1 सेशन कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के पास टाइम बहुत है, सफिशियंट टाइम। बताइए। अगर मेरे को इसमें अगर आंसर लिखने को मतलब बोला जाए तो सबसे पहले सर मैं तो सेकेंड अपील को एक्सप्लेन करूंगी। हम्म। देन अपीलेट कोर्ट को, देन उसके पावर्स को एक्सप्लेन करूंगी। सेकंड अपील और उसका पावर्स को, उसको क्यों क्यों उसको प्रेफर करेंगे, ये बताइए पहले। क्योंकि हम्म, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। नहीं। अच्छा चलिए, आप क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए पढ़िए शुरू से। File a suit against B हम्म। for declaration of title ठीक in है। a land. ठीक The है। suit was dismissed by trial court as well as appellate court. ठीक है, बहुत अच्छा, बढ़िया। On the ground हम्म। that A has no possessions in the land, हम्म। A moved to the application of the amendment in the pleadings, हम्म। seeking the relief of the possessions also over the land in the second appeal. ठीक है। And can amendment, ये तो बहुत सारी चीजें इसमें हो रखी है सर। आप पढ़िए, पूरा पढ़िए, मैं बताता And हूँ। the हम्म। amendment we allow through, although the relief of the positions on the date of the applications of amendment in the pleading was barred. इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ Yes. एक पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ एक पॉइंट पूछा गया है। आप क्वेश्चन को समझना सीखिए, आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर कहता है, ये कहानी बना के आपको ट्विस्ट कर रहा है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन, और कुछ नहीं कर रहा है। इसने कहा कि भाई, ए नाम का एक पर्सन है जिसने बी नाम के पर्सन के खिलाफ एक सूट फाइल किया। अब चलिए Yes, हम sir. लोग मान लेते हैं कि भाई ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल की। इसको मैं ले लेता हूँ, एक सेकेंड। अब उसी एग्जांपल को लेते हैं, ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया। अच्छा, किस चीज़ का सूट फाइल किया, तो यहाँ पर साफ साफ लिख रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ Declaration टाइटल। of ठीक। title. तो हम लिख देंगे यहाँ पर Yes. डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल। आपको ट्रिक पकड़ लेना है, देखिए आराम से समझिएगा। डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का सूट फाइल हुआ। ठीक। यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं, यानी मान लीजिए मैं ए हूँ और आप बी हैं। ठीक। मान लीजिए मैं ए हूँ और आप बी हैं, मैंने आपके ऊपर मुकदमा किया, आपके खिलाफ मुकदमा किया कोर्ट में कि मेरे को मेरा टाइटल, टाइटल समझते हैं ना, प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार Yes, होना sir. चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, टाइटल। Yes. तो मैं चाहता हूँ कोर्ट से कि कोर्ट इस पर्टिकुलर लैंड को, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मेरे नाम से कर दे, यानी ऑर्डर में ये दे दे, जजमेंट में दे दे, डिक्री में ये पास करके दे कि जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ये रेनू की ना होकर के वो टीएलपी वाले सर की हो जाएगी, यानी ए की हो जाएगी, बी की नहीं होगी, ऐसा मैं चाहता हूँ। ठीक। ये मेरा प्रेयर रहेगा। Okay. अब ये प्रेयर लगा करके मैंने एक सूट फाइल करा कोर्ट में। जब कोर्ट में मैंने सूट फाइल किया तो उस कोर्ट ने क्या किया, द सूट वाज डिसमिस्ड। तो Dismissed. किसने डिसमिस किया, ट्रायल ने, कोर्ट ने डिसमिस। Trifle. तो जो मैंने जो सूट फाइल किया वो सूट क्या हो गया, सूट वाज डिसमिस्ड। वो मेरा सूट क्या हो गया, डिसमिस्ड हो गया। बहुत Dismissed. बढ़िया, चलिए ठीक है। अब डिसमिस हो गया तो क्या करेंगे, मुंह फुला के तो बैठ नहीं सकते हैं। तो ट्रायल कोर्ट मतलब पहली बार जिस कोर्ट में फाइल किया वहाँ, उसके बाद कहते हैं एज वेल एज अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट में भी मेरा केस, मैंने मतलब नीचे ट्रायल कोर्ट हो गया, यानी कि सिविल जज के पास, वहां से मेरा केस खत्म। उसके बाद अपील किया मैंने, Appellate तो उस court. अपील में भी मेरा क्या हो गया, दोनों जगह डिसमिस हुआ। Dismissed. तो यहाँ ट्रायल कोर्ट में डिसमिस्ड, उसके बाद अपील फाइल हुई। अब सूट वो नहीं रहा, अब वो अपील क्या हुआ, Appeal. डिसमिस। और वो कहाँ डिसमिस Dismissed. हुआ, अपीलेट कोर्ट। Appellate court. तो अब एक बार ट्रायल कोर्ट से जाएगा तो हमारा अपील क्या होगा, फर्स्ट अपील हो जाता है। First ठीक। appeal. सो अब फर्स्ट अपील में गए Yes. और ये भी अपीलेट कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया। बहुत Dismissed. बढ़िया। अब आइए आगे कहता है, ए हैज नो, इस किस ग्राउंड पर, तो कि ए हैज, मेरा उस जमीन पर चूंकि कब्जा No नहीं था, मैं उस possession. जमीन पर मेरा फिजिकल पोजीशन नहीं था, इसीलिए उस सूट को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब मैं ए Okay. हूं, मैं मूव करता हूं एन एप्लीकेशन। अब मतलब मैंने तो लिख के दिया था कोर्ट में कि भाई मेरे को टाइटल दे दो, लेकिन मैंने ये कहीं नहीं लिखा था कि मैं उस प्रॉपर्टी पर रह रहा हूं, उस प्रॉपर्टी पर मेरा कब्जा है, ये मैंने कहीं नहीं लिख के दिया था। Yes. अब जो प्रॉपर्टी मेरे को मेरे नाम से करानी है उस पर मेरा कब्जा तो होना चाहिए ना। अब वो प्रॉपर्टी पर मैं रह रहा हूँ, उस प्रॉपर्टी पर मेरा कब्जा मान लीजिए नहीं है, मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा नहीं है, तो कोर्ट ने कहा भाई है नहीं तो आपको हम डिक्लेयर कैसे कर दें। दोनों चीज चाहिए, ओनरशिप प्लस पोजेशन।
नाउ अब मैं यहां पर नहीं हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि जो मेरा, मैं जिस वजह से, जिस कारण से मेरा सूट और मेरा अपील डिसमिस हुआ, वो वजह क्या थी? वो वजह थी कि मैंने अपने प्लेंट में कहीं नहीं लिखा था कि मैं उस प्रॉपर्टी पर रहता हूं या मेरा उस प्रॉपर्टी पर कब्जा है। क्लियर है ये बात? Yes, मेरा sir. जो मेरा जो सूट डिसमिस हुआ, मेरा जो अपील डिसमिस हुआ, वो इसी ग्राउंड पर हुआ कि मैंने कहीं भी अपने प्लेंट में ये लिख के नहीं Plenty दिया में. कि हाँ मैं उस प्रॉपर्टी पर रहता हूँ या मेरा उस प्रॉपर्टी पर कब्जा है। ये मैंने कहीं मेंशन ही नहीं किया ना। हो चूंकि ये मेंशन नहीं किया, इसीलिए मेरा सूट और अपील डिसमिस हो गया। तो मैं कहता हूँ, मैं Yes, सोच sir. रहा हूँ कि क्या करूँ। मेरे एडवोकेट ने सजेस्ट किया कि अब ऐसा करते हैं, हम लोग जो प्लेंट फाइल किए थे उस प्लेंट को ही अमेंड कर देंगे। राइट? अब उस प्लेंट में Yes, sir. ही चेंजेस कर देंगे। मतलब हम ये कहेंगे कि जनाब हमारा उस प्रॉपर्टी पर कब्जा था या हमारा उस प्रॉपर्टी पर कब्जा है और हम उस प्रॉपर्टी पर रहते हैं, इसी लाइक दिस। ठीक है? तो यहां पर देखिए, अब मुद्दा यह है कि मैं अब प्लेंट को अमेंड नहीं कर सकता हूं। मैं चाहता तो हूं कि प्लेंट को अमेंड कर दूं, लेकिन अब यहां पर क्या होगा, मेरे को अमेंड करने के पहले जाना पड़ेगा कोर्ट में। तो यहां देखिए लिखा, ए मूव्ड एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट इन प्लेडिंग्स सीकिंग द रिलीफ फॉर पोजीशन ऑल्सो ओवर द लैंड इन द सेकेंड अपील। तो मैं ए हूं, मैं एप्लीकेशन मूव कर रहा हूं कोर्ट में और ये कह रहा हूं कि जनाब मेरे को परमिशन आप ग्रांट कर दो कि मैं जो मेरा जो प्लीडिंग था, जो मैंने फाइल करा था लीडिंग्स, उसको मैं चेंज कर सकूं, उसको मैं अमेंड कर सकूं। क्यों? अब क्योंकि मेरा ट्रायल कोर्ट तो मैटर खत्म हो गया, फर्स्ट अपील भी खत्म हो गया। अब मैं कहाँ पहुंच गया हूँ? सेकंड अपील। Second नाउ appeal. सेकंड अपील पहुंच गया, तो यहाँ लिखा भी है कि मैं सेकंड अपील पहुंच गया। यहां से क्वेश्चन है सी, यहाँ क्या लिखा है? कैन। अब मैं सेकंड अपील में पहुंच गया हूँ, लाइक नाउ सी। अब मैं सेकंड अपील में हूं, तो सेकंड अपील का मतलब मैं अपीलेट कोर्ट में हूं, APPE अपीलेट कोर्ट में मैं हूं और वो सेकंड अपीलेट कोर्ट में हूं। अब यहां पर मुझे क्या फाइल करना है? अपील फाइल करनी है। ठीक, यहां से सब डिसमिस ही हो गया। अब यहां पर जाएंगे तो यहां पर मुझे क्या करना है? प्लीडिंग चेंज करना है। अब सवाल ये पूछा जाएगा, या सवाल ये है कि क्या मैं सेकंड अपीलेट कोर्ट में जब अपील फाइल करूंगा तो क्या मैं प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट या परिवर्तन कर सकता हूं? दिस इज द System. क्वेश्चन, ये पूछ रहा। आर गेटिंग इट? Sure. अब समझ में आ रही है Yes, sir. बात? ये सेकंड Yes, अपील से sir. क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, साफ साफ इसने लिखा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन बनाया भी बहुत क्लियर है, बोलता है कैन दी अमेंडमेंट बी अलाउड? क्या अमेंडमेंट अलाउड है? ऑल्दो ऑल्दो यद्यपि द रिलीफ फॉर possession on the date of the application for amendment in pleadings was barred। मतलब जो टाइम पीरियड रहना चाहिए था वो खत्म है। ऑल्दो द रिलीफ फॉर पोजेशन, पोजेशन का जो रिलीफ होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट, जिस तारीख को हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं कोर्ट में अमेंडमेंट करने के लिए, उस तारीख तक मेरा खत्म हो गया है टाइम। किस चीज का? Yes, sir. प्लीडिंग्स को चेंज करने Pleadings का, को प्लीडिंग को अमेंड amendment करने का का. टाइम पीरियड खत्म हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो अपीलेट कोर्ट है, और क्या अपीलेट कोर्ट का मतलब कौन सा कोर्ट? सेकेंड अपीलेट कोर्ट। तो Yes. क्या सेकंड अपीलेट कोर्ट मेरे को यहां पर परमिशन देगी? अब सपोज कीजिए कि आप हैं कौन? यू आर ए सेकेंड आप Second. अपीलेट कोर्ट। क्लियर? तो अगर आप सेकंड Yes, sir. अपीलेट कोर्ट हैं और मैं आपकी कोर्ट में जा करके फाइल कर रहा हूं, तो क्या आप मेरे अपील को इंटरटेन करेंगे? उसके पहले क्या मेरे प्लीडिंग्स को अमेंड करने का परमिशन ग्रांट करेंगे? अगर कानून कहता है कि हाँ सेकेंड अपीलेट कोर्ट के पास पावर है कि प्लीडिंग्स को अमेंड कर सकते हैं, करने का परमिशन दिया जा सकता है, अमेंडमेंट करने का आदेश ऑर्डर दिया जा सकता है, तो आप ऑर्डर करेंगे। और अगर कानून में ही नहीं लिखा है, CPC में ही नहीं लिखा है, तो क्या आप ऑर्डर करेंगे? No, sir. नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या समझना है, हमें क्या देखना है? हमें देखना है अमेंडमेंट्स के, क्या ढूंढना है हमें? हमें सिर्फ ये देखना Amendment. अमेंडमेंट्स इन प्लीडिंग। अब ये देखिए कि CPC हमारे पास है और CPC में अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट कहां पर दिया हुआ है? सीधा सा कॉन्सेप्ट। Sir, 670. हाँ, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है ऑर्डर 6 और यहाँ पर प्लीडिंग्स दिया हुआ है। और इसमें अमेंडमेंट का जो कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर 6 के रूल 17 7, में आता है। ये बहुत अच्छी बात 79. आपने बताई। ठीक है?
तो ये रहा ऑर्डर 6 रूल 17, तो हमको इसके बारे में बात करना है। ओके। अब समझ में आई बात। अब सवाल यस ये सर। उठता है कि क्या सेकेंड अपीलेट कोर्ट हमारा अमेंडमेंट ऑफ प्लेडिंग्स को अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, प्रोवाइडेड कि हमारा टाइम पीरियड भी खत्म है। यहां पर लिखा है ना, ऑल्दो द रिलीफ फॉर पोजेशन ऑन पोजीशन। द डेट ऑफ एप्लीकेशन। रिलीफ फॉर पोजेशन, मेरा उस प्रॉपर्टी पर कब्जा है, कब्जा था, ये मैं कह रहा हूं आपके सामने। आप यस जज सर। हैं, अपने आप को जज समझिए। अब जज का परीक्षा देंगे तो जज ही समझना पड़ेगा, यूपीएससी का एग्जाम यस देंगे तो सर। अपने को आईएएस ही समझना पड़ेगा, ठीक है, डीएम ही समझना यस पड़ेगा सर। आपको। सो नाउ, ऑल्दो द रिलीफ फॉर पोजेशन, रिलीफ फॉर पोजेशन, रिलीफ मतलब क्या है, रिलीफ किसको कहेंगे, हमें क्या चाहिए, प्रेयर, हमें उम्मीद, हमें रिलीफ चाहिए। सो रिलीफ फॉर यस किस सर। बात का, पोजेशन का रिलीफ। किस डेट को, जिस तारीख को मैं एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं, किस चीज का, अमेंडमेंट का। तो मैं आपकी कोर्ट में अपने प्लीडिंग्स को अमेंड करने का, जिस तारीख को एप्लीकेशन डाल रहा हूं, मान लीजिए कि 18 तारीख को डाल रहा हूं, आज की तारीख में डाल रहा हूं, मान लीजिए, ठीक, और उस यस तारीख सर। को टाइम बार्ड है, प्लीडिंग का टाइम खत्म है, तो क्या आप मेरे इस टाइम बार्ड एप्लीकेशन पर भी अमेंडमेंट अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर। अब क्वेश्चन क्लियर यस सर। हुआ या नहीं क्लियर हुआ। यस सर। सर क्लियर हो गया। अब क्लियर हुआ ना, तो अब यहां पर आपको दो चीजें देखनी है। ये रहा आपके सामने प्रोविजन। अब आप करेंगे कि नहीं करेंगे, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा कि दिस क्वेश्चन, आप क्या लिख देंगे कि दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ ऑर्डर 6 रूल 17। ऑर्डर 6 रूल 17 से ये सीधा सीधा कनेक्टेड है। आप आंसर अगर लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस क्वेश्चन या अब मेंशन्ड क्वेश्चन, जो भी लिखना है लिखिए, क्वेश्चन नंबर डाल के, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ, या बेस्ड ऑन, कुछ भी लिख सकते हैं, रिलेटेड विथ या बेस्ड ऑन ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी। अब यहां पर लिखेंगे आगे, ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी स्टेट्स एज फॉलो। अगर आपको याद है, डिट्टो, मान लेते हैं, मैं एक एक एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में बात कर रहा हूं, जो कि नहीं होता है, यस सर। नॉर्मली 95% लोग नहीं याद कर पाते हैं। तो अगर हमको याद नहीं है ऑर्डर 6 रूल 17 की लैंग्वेज क्या है, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम इसकी जो सिंपल जो भाषा है, जो हम समझ सकते हैं एज फार एज लीगल टर्मिनोलॉजी के साथ, वो मैं यहां पर लिख सकता हूं, ठीक। तो अब देखिए यहां पर श्योर। सिंपल भाषा लिखा है इन्होंने। अब सुनिएगा ध्यान से। अब बात हो गई कि प्लीडिंग, मैं आपकी कोर्ट में प्लीडिंग फाइल कर रहा हूं, और मुझे प्लीडिंग फाइल करना, प्लीडिंग फाइल करूंगा, लेकिन उस प्लीडिंग में अमेंडमेंट करना है, प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए परमिशन मिलेगा कि नहीं। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, ये कहते हैं द कोर्ट, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, बहुत क्लियर लिखा है। कहते हैं द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स अलाउ ईदर पार्टी, ईदर पार्टी में तो दोनों हो गया, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, यस सर। ठीक, टू अल्टर और अमेंड हिज प्लेडिंग्स। यानी कोर्ट तो कोई भी हो सकती है, कोर्ट में तो सब कोर्ट हो गया, ठीक। जी सर। तो कोर्ट अपीलेट कोर्ट भी आएगा। आ गया, तो किसी भी स्टेज पर, क्या बोल रहा है, किसी भी स्टेज पर, एट एनी स्टेज, तो अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप ये लिख दोगे कि ऑर्डर 6 रूल 17 स्टेज एज फॉलोज, कि भैया उसको सिंपल भाषा में आपको समझ लेना है कि कोई भी कोर्ट हो, कोर्ट जो है किसी भी स्टेज पर, प्रोसीडिंग्स के किसी भी स्टेज पर, किसी भी पार्टी को क्या करेगी, अलाउ करेगी, किस बात के लिए, अल्टर या प्लेडिंग्स तो को अल्टर या अमेंड करने के लिए, ठीक। अब प्लीडिंग्स को अमेंड उसी तरीके से किया जाएगा जो न्यायोचित हो, मतलब जस्ट हो, एज पर लॉ हो। सो इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स एज मे बी जस्ट, एंड ऑल सच अमेंडमेंट्स शैल बी मेड एज मे बी नेसेसरी। अब जो मैं परिवर्तन करना चाहता हूं, जो मैं अमेंडमेंट करना चाहता हूं, वो अमेंडमेंट एज पर लॉ होना चाहिए। क्लियर, वो एज पर लॉ जी। होना चाहिए, और वो जरूरी होना चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन रियल कॉन्ट्रोवर्सी, क्वेश्चंस। ठीक। अब ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा अमेंड कर दिया कि जो मेन मैटर है वही खत्म हो जाए। तो हमारे केस में मेन मैटर क्या था, मैं तो गया था किसके लिए, मैं तो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल के लिए गया था, यही ना मेन मेन कंसर्न है।
और कोर्ट ने Yes. अलग ही कहानी निकाल दी, नहीं नहीं तुम्हारा तो पोजीशन नहीं है, तुम डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो पहले तुम पोजीशन दिखाओ फिर तुम डिक्लेरेशन पे आना, पहले पोजीशन फिर डिक्लेरेशन। ठीक। सो नाउ ये Yes. वाली बात। अब यहां पर दो चीजें आएंगी, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप फर्स्ट पार्ट को ये पढ़ेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है, अगर आप सिर्फ फर्स्ट पार्ट पर फोकस करती हैं तो यहां पर क्या कह रहा है, कोर्ट कोई भी हो और कोई भी स्टेज हो। इसका मतलब यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन है, अमेंडमेंट एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 इज नॉट गवर्नड, GOVERNED, गवर्नड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। इसका मतलब हो गया कि भाई जो हम अमेंडमेंट अमेंडमेंट करना चाहते हैं अपने प्लेडिंग्स में, उसमें लिमिटेशन लॉ जो है, लिमिटेशन एक्ट जो है, उसका कोई रोल नहीं है। Mm-hmm. ठीक, ये इस लाइन का मतलब निकल Yes. गया मोटे तौर पे। नाउ अब हमें लीव लेना पड़ेगा। लीव का मतलब होता है अनुमति। आप जज हैं, आप जज साहिब हैं, तो मेरे को परमिशन चाहिए, मैं पार्टी हूं। सो लीव टू अमेंड, मेरे को परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए, अनुमति। सो लीव टू अमेंड मे बी, मेरे को आप परिवर्तन कभी भी दे सकते हैं करने के लिए। लीव टू अमेंड मे बी ग्रांटेड, ये मेरे को आप ग्रांट कर सकते हैं। ग्रांटेड कब, बिफोर पहले, और और एट उस समय, और आफ्टर बाद में, मैं उसी चीज का इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं, और आफ्टर दी Okay. ट्रायल, किसी भी वक्त कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, इवन इन फर्स्ट अपील, ओके, इन फर्स्ट अपील और इन सेकेंड अपील। तो फर्स्ट अपील हो सेकेंड अपील हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एज ए कोर्ट एज ए जज क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। सेकेंड अपील की बात छोड़िए, और इन रिवीजन, अगर रिवीजन भी मैं फाइल करता तो भी आप वहां पर अमेंड करने का परमिशन ग्रांट कर सकते हैं। क्लियर। Yes, sir. और छोड़िए, और इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में भी आप हमें दे सकते हैं, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में भी आप मुझे अमेंड करने का परमिशन ग्रांट करेंगे, बशर्ते कि प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड क्या होगा, प्रोवाइडेड द डिग्री, द डिक्री इज लीगल। जो डिक्री होना चाहिए कोर्ट का वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, Legal ownership. लॉफुल होना चाहिए, इन्फोर्सिएबल होना चाहिए, यस और नो। सो Yes, sir. लॉफुल हो, लीगल हो, इन्फोर्सिएबल हो, तब क्या होगा, आप सेकंड अपील हो, फर्स्ट अपील हो, रिवीजन हो, कोई भी स्टेज हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीपीसी कह रहा है। क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है, एट एनी स्टेज, एट एनी स्टेज, एट एनी स्टेज, यहां लिखा है ना, ये Yes, मैंने sir. नहीं लिखा है। क्लियर, एक बात तो क्लियर होगी। Yes, sir. अब ये Hmm. इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप किसी भी वक्त मुझे, अगर मैं आपकी कोर्ट में आता हूं तो आप मुझे परमिशन ग्रांट करेंगे प्लीडिंग्स को अमेंड करने का, पॉइंट नंबर 1। लेकिन आप दूसरे ही पल मेरे को अमेंडमेंट करने से रोक सकती हैं। कब रोकना पड़ेगा आपको, प्रोवाइजो में क्या बोल रहा है, नो एप्लीकेशन, नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट, देखिए यहां पर क्या लिख रहा है, नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शैल बी अलाउड आफ्टर द ट्रायल हैज कमेंस्ड। यहां देखिए साफ सुथरा लिखा है कि कोई भी एप्लीकेशन अमेंडमेंट की उस वक्त आप परमिशन ग्रांट नहीं करेंगी जब एक बार ट्रायल शुरू हो चुका है। सो एक बार अगर चुका ट्रायल शुरू हो गया तो आप मेरे को परमिशन ग्रांट नहीं करेंगे कि सर आप नहीं जाके अमेंड करेंगे। कर लो, ठीक है, नहीं यस करेंगे। सर। क्लियर। ट्रायल शुरू हो पहले तो जाने के बोल रहा बाद है किसी भी स्टेज किसी में, भी, बाद में कह बिल्कुल रहा बहुत, ठीक है, बोलिए बोलिए बताइए। है सर, पहले तो कह रहा है कि एनी स्टेज में, हाँ ठीक और है। अभी प्रोवाइडेड में कह रहा है कि मतलब ट्रायल के बाद नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते, और सुनिए और कहानी सुनिए, और ये फिर उलट रहा है, फिर अपना यू टर्न मार रहा है, क्या लिख रहा है, अनलेस the court comes to the conclusion that in spite of due diligence the party could not have raised the matter before the commencement of trial। तो यहां पर क्या कर रहे हैं कि आप कोई भी अमेंडमेंट का एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेंगे आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। एक बार ट्रायल शुरू हो जाने के बाद कोई भी अमेंडमेंट का एप्लीकेशन आप इंटरटेन नहीं करेंगे, उसको अलाउ नहीं करेंगे। फिर कहता है अनलेस, कहता है इसका मतलब, अनलेस का मतलब एक तरीके से यू टर्न,
कहता है फिर आप कर यस सर। सकते हो, मतलब आप फिर भी कर सकते हो। मतलब अगर ट्रायल शुरू हो गया, ट्रायल कमेंस हो गया, उसके बाद भी आप अमेंडमेंट की बात कर सकते हो। कब? कब कर सकते हो? अगर कोर्ट को यह लगता है कि ड्यू डिलिजेंस करने के बाद भी, ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है बहुत सावधानी बरतने के बाद, मैं पार्टी हूं, मैं केस फाइल कर रहा हूं आपकी कोर्ट में, आप जज साहिब हैं, मैं केस फाइल कर रहा हूं। सो बहुत सावधानी बरतने के बाद, बहुत ड्यू डिलिजेंस करने के बाद, इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, जो मेन मुद्दा था, जो मेन कंसर्न जो मैं आपकी कोर्ट में लाके रखना चाहता था, वो मैं नहीं ला सका। तो उस चीज को वापस लाने के लिए आप मेरे को अलाउ कर देंगी क्या? अमेंडमेंट ऑफ प्लेडिंग्स। ट्रेडिंग्स। अब समझ में आई बात? यस सर। क्लियर हुआ? तो ये ऐसे ही आपको क्या है, क्वेश्चन को समझ लेना है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस क्वेश्चन को अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो उसमें बचेगा नहीं कुछ। जी सर। अब कहाँ हम लोग जा रहे थे सेकंड अपील में, और कहाँ मैटर लेके जा रहा है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स में, दोनों दो चीजें हैं। यस और नो? यस सर। तो यस गड़बड़, सर। आंसर गलत हो जाता। यस सर। और जबकि क्वेश्चन बहुत साफ सुथरा लिखा हुआ है कैन लगा करके, ठीक है? ओके है ये यस क्वेश्चन? सर। यस सर। अब तो आइडिया लग गया। इसमें यहाँ से हम्म। सिर्फ अमेंडमेंट ऑफ प्लेडिंग्स को ही लिखना है? बस अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स को ही लिखना है। अब इसमें आप आगे लिखिए, अब उसमें द क्वेश्चन इन हैंड को करके आप उसकी कहानी बताइए, मतलब एक करके रहेगा, उसका कंक्लूजन ड्रॉ करके दे सकते हैं, काफी रहेगा। यस सर। आपने इतना लिख ये दिया सारी काफी है। हम्म। यस सर। अब इसमें केस लॉ डालना है, केस लॉ डाल सकते हैं। जी सर। इसमें केस लॉ डालना है तो केस लॉ डाल सकते हैं। बहुत सारे केसेज हैं, तो जी। जो भी केसेज हमारे पास रिसेंट आते हैं वो डाल सकते हैं, या जो लैंडमार्क जजमेंट है वो हम डाल सकते हैं। जी समझ रहे हैं सर। बात को? तो अब इसमें जी बहुत सारे, सर। जैसे बहुत एग्जांपल मैं आपको केस कुछ शेयर कर देता हूँ। जैसे इसमें एक बड़ा फेमस केस आता है, मैं आपको बताता हूँ। एक है केस, क्या नाम है, जय जय राम मनोहर लाल। ऑर्डर 6 रूल 17 जी पर ये बेस्ड है, जय जय राम मनोहर लाल। एक केस तो ये है। इसके अलावा एक और सर। केस। हाँ, बोलिए। ये जो अमेंडमेंट ऑफ प्लेडिंग्स है तो उसमें जो अमेंडमेंट जो हुई है वो भी मेंशन कर दो फिर। क्या अमेंडमेंट? ये अमेंडमेंट ऑफ प्लेडिंग में फिर एक, उसमें एक अमेंडमेंट आया था ना? हाँ, तो वो मेंशन हुआ है ना, इसके अंदर मेंशन है। 2022 में जो आया था वही आप बता रहे हैं ना? हाँ जी देखिए सर। उसको आप देखिए, देख के बताइए मुझे। 2022 में जो आया था आप उसी की बात कर रहे हैं, राइट? यस सर। यस सर। क्या लिखा है, क्या लिखा है अमेंडमेंट, बताइए, आप ही बताइए अमेंडमेंट क्या लिखा है। पढ़िए, सर। आराम से बताइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं बहुत आराम से टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि एक बार सिर्फ आपको रूट पकड़ा देना, बाकी तो आप फ्रूट खुद ही पकड़ लेंगे। आपको पेड़ का रूट पकड़ा देंगे सर, सारा फ्रूट्स आप ही बना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फालतू का दिमाग का दही है, ये सब टेंशन लेना है। बताइए आराम से। तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में यही यही ना सर कि जो आफ्टर जो ट्रायल है उसको उसमें अमेंडमेंट मतलब अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा आप सर एक ये? बार, हाँ, एक बार जब ट्रायल कमेंस हो गया तो नहीं किया जाएगा। फिर तुरंत जी कहते हैं कि सर। हाँ, उसमें देखिए तीन ड्यू तीन डिलिजेंस। सिचुएशन। यस हाँ, सर। जी तीन सर। सिचुएशन इन्होंने क्लियर करे हैं, देखिए। पहला सिचुएशन है, एट एनी स्टेज आप अमेंड कर सकते हैं, ठीक है? एकदम जी सिंपल सर। भाषा, ऐसे ही आपको अपना मटेरियल बनाना चाहिए याद रखने के लिए। पहली जी बात तो सर। कि किसी भी स्टेज में आपको अमेंड कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, यहीं से दिखा के बता रहा हूँ, ठीक। पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइजो वाला पार्ट, ठीक है। अब कहता है कि नहीं, नो अमेंडमेंट, नो अमेंडमेंट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। अब कहता है नहीं होगा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। ये 2002 का है, मैं 2022 बोल गया, 2002 का है। कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, तो ट्रायल शुरू होने के बाद कुछ नहीं चलेगा, ठीक। तीसरा जी कहता है, सर। फिर अनलेस लगा दिया। बोले नहीं, अनलेस लगा करके यहां पर एक मैटर डाला इन्होंने, ये वाला। क्या लिखा है? इन स्पाइट ऑफ, अगर कोर्ट इस कंक्लूजन पर, कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है, किस नतीजे पर? कि भाई पार्टी जो केस फाइल कर रहा है, पार्टी को जो चाहिए वो मुद्दा सामने आ ही नहीं रहा है। मुझे चाहिए जी सर। डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल,
और मैं वो बात लिख ही नहीं पाया या मैंने लिखा ही नहीं अपने प्लेडिंग्स में, तो वहां पर जी। अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट वहां पर परमिशन ग्रांट कर देगी, बोलेगी जाओ बेटा कर लो। ठीक है। तो यहां पर जी सर। अनलेस द कोर्ट कम्स द कंक्लूजन, तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं, अनलेस हटा के, इफ द कोर्ट, सीधी भाषा कर दे रहे हैं, इफ द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन, ये अपने लैंग्वेज में लिखना हो गया। इफ द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेगा कोर्ट? कंक्लूजन क्या, यहां से, दैट इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस। हाँ, दैट इंस्पाइट, इंस्पाइट का मतलब क्या होता है? के अलावा, इंस्पाइट, इतना करने के बाद बाद भी, इंस्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस। सो ड्यू डिलिजेंस करने के बाद भी, इंस्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस करने के बाद भी, द पार्टी कुड नॉट हैव रेज द मैटर। तो लिख दीजिए, द पार्टी कुड नॉट, मतलब पार्टी उस चीज को, मैटर को रेज नहीं कर पाई, द पार्टी कुड नॉट हैव रेज्ड द मैटर। तो इस कंडीशन में आप परमिशन ग्रांट कर सकते हैं। तो एक बार कहा जी इसमें सर। आप कर सकते हैं, तो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, एक सेकंड। यानी नंबर 3 में आप कर सकते हैं, नंबर 1 में कर सकते हैं, सिर्फ नंबर 2 में नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। सिंपल है। जी सर। अभी ठीक है, अभी क्लियर हो गया। अब यस कोई, सर। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नो तो सर। जो जितना जेन्युइन आंसर मांगता है उतना ही, पेज नहीं भरना है हम लोगों को। वो पेज भरने से एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ जबरदस्ती का वो स्टूडेंट ने पेज भर दिया, कैंडिडेट ने पेज भर दिया। तो जितना जरूर लोग, आप जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं ना, 3 पन्ना 4 पन्ना, भाई 4 पन्ना क्या करेंगे? जो लैंडमार्क जजमेंट है उसको डाल दीजिए, अगर कोई रीसेंट जजमेंट है उसको डाल दीजिए, बात खत्म हो गई। अगर नहीं है तो हटाइए। ठीक है। चलिए, जी सर। इसको यहाँ पर करते हैं स्टॉप।